Hello everyone, I am Sapna Dhyani Sharma from Learning Center. Today I am here with you to study a lesson of class 11 from your English Hornbill book. And so we let it see which chapter we going to see today. This is chapter The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. First of all, we will discuss this chapter's title. सबसे पहले हम यहाँ पे चैप्टर का टाइटल डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज़ पोर्ट्रेट? पोर्ट्रेट इज़ अ ड्राइंग. तो यहाँ पे जो राइटर हैं इसके खुशवंत सिंह, उन्होंने अपने वर्ड्स के थ्रू उनकी जो ग्रैंडमदर थी, अपनी ग्रैंडमदर से यानी उनकी जो दादी थी, उनसे वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे. अपनी और अपनी दादी के रिलेशन के बारे में उन्होंने यहाँ पे बताया है. अपने वर्ड्स के थ्रू वो हमारे माइंड में ऐसा वर्बल इमेजिनेशन क्रिएट करेंगे जैसा कि हम किसी पेन की हेल्प से किसी पेपर पर कोई पिक्चर ड्रॉ करते हैं, तो वैसा ही पिक्चर एक हमारे माइंड में भी क्रिएट होगा. वर्बल इमेजिनेशन बाय खुशवंत सिंह. खुशवंत सिंह अ वेरी वेल राइटर, वेरी गुड राइटर, जिन्होंने बेसिकली ये स्टोरी लिखी है. सो दिस इज़ एक्चुअली नॉट अ स्टोरी, दिस इज़ अ रियल लाइफ account of how his relationship was there with his grandmother. Basically, he had described in the small narrative. So we all share the special bond with our grandparents, right? We all see that जो हमारे grandparents होते हैं, maybe they were very strict to our parents, but they are very sweet, very polite, and they basically spoil us all love and affection. So this is what when we read the story खुशवंत सिंह ग्रैंडमदर, बेसिकली यहाँ पर पोर्ट्रेट जो वर्ड यूज़ हुआ है ये खुशवंत सिंह की ग्रैंडमदर के लिए यूज़ हुआ है. तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल इम्पैक्ट उन्होंने अपनी ग्रैंडमदर के लिए दिया है, जो कि बहुत अच्छे से अपनी ग्रैंडमदर को डिस्क्राइब कर पाए हैं. यहाँ पे वो कैसे चलती थी, उनका फेस कैसा था, वो कितनी बूढ़ी थी, वो एक्टिविटीज़ क्या क्या करती थी, और एक बाद में जब वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गई थी, बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी, तो फिर उनकी डेथ हो गई थी. इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर एंड अलॉन्ग विथ द एक्सप्लेनेशन आई विल टेल यू डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट. अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been an old wrinkle for the 20 years that I had known her. तो वो बताते हैं खुशवंत सिंह कि उनकी जो ग्रैंडमदर थी वो बहुत ही ज़्यादा, वो वैसी ही थी जैसे औरों की ग्रैंडमदर होती हैं. बहुत ही ज़्यादा ओल्ड वुमेन वो थी, और उनका जो फेस था वो पूरा व्रिंकल था. व्रिंकल मीन्स होता है जो फेस पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं बूढ़े लोगों के, तो वैसा ही उनका फेस था. उनके फेस पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, और वो 20 ईयर्स से उन्हें ऐसा ही देखते आ रहे थे. मतलब जब से वो मतलब अपनी दादी को देखते आ रहे थे तो उनका फेस ऐसा ही था. तो उसको लगता था कि जो मेरी दादी हैं वो शुरू से ऐसी ही हैं. पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड. तो लोग उन्हें बताते हैं, मतलब जो लोग हैं उनसे बड़े, वो बताते हैं कि वो क्या थी, जब वो यंग थी तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी थी, और उनके हस्बैंड भी थे, यानी जो हमारे ऑथर हैं उनके दादाजी, ग्रैंडफादर भी थे. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. लेकिन ये ऑथर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था इस बात पे बिलीव करना कि उनकी दादी कभी प्रिटी भी दिखती थी और उनके हस्बैंड भी थे, क्योंकि उनका जो फेस था वो पूरा व्रिंकल था, पूरे फेस पे झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ पड़ी हुई थी. तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था इस बात पे बिलीव करना कि उनकी दादी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और प्रिटी भी कभी दिखती होंगी. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हैंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. व्हाट इज़ मेंटल पीस? चलिए आपको पिक्चर में ही दिखा देते हैं. दिस इज़ मेंटल पीस. ये ड्राइंग रूम में अक्सर लगा होता है, इसके ऊपर फ़ोटोज़ वगैरह हैंग की जाती हैं. तो जो राइटर हैं वो यही बता रहे हैं कि उनके ड्राइंग रूम में एक मेंटल पीस था, उसके ऊपर उनके दादाजी की जो फ़ोटो थी वो हैंग थी, वो लगी हुई थी इस मेंटल पीस के ऊपर. तो अपने बचपन से वो उस फ़ोटो को देखते आ रहे थे जो कि इस मेंटल पीस के ऊपर लगी हुई थी. तो अब वो अपने दादाजी के बारे में बातें बताते हैं. तो अब वो आगे बताते हैं कि ही वॉर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ. तो जो अपने दादाजी की फ़ोटो वो अपने ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर देखते हैं, तो वो कहते हैं कि उन्होंने क्या है, एक बड़ी सी टर्बन पहनी है उस फोटो में, और लूज फिटिंग मतलब ढीले ढाले से उन्होंने कपड़े पहने हैं. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड हिज बेस्ट पार्ट ऑफ चेस्ट एंड लुक्ड एट द
एट लीस्ट 100 years ओल्ड। और जो उनके दादाजी की वाइट कलर की बड़ी सी जो दाढ़ी थी वो क्या है उनके चेस्ट मतलब वो इतनी लंबी थी कि उनके चेस्ट को भी वो कवर करती थी। और उन्हें देख के ऐसा लगता था कि वो तो पूरे क्या है 100 years के होंगे, ऐसा लगता था कि वो पूरे 100 सालों के हैं उस फोटो में देख के। He did not look the sort of a person who have a wife or children। और उनके दादाजी उसको 100 years के लगते थे, तो उन्हें लगता था उन्हें देख के कि मतलब इस टाइप के पर्सन लगते ही नहीं थे कि उनकी कोई वाइफ भी होगी और उनके कोई बच्चे भी होंगे, मतलब वो इतने ज़्यादा बूढ़े लगते थे। He looked as if he could only have lots of grandchildren। और उन्हें देख के ऐसा लगता था कि उनके सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे क्या है ग्रैंड चिल्ड्रन ही होंगे, उनकी कोई वाइफ और बच्चे उनके नहीं होंगे, वो इतने ज़्यादा बूढ़े दिखाई देते थे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। मीनिंग ऑफ रिवॉल्टिंग, इट वॉज वेरी हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव। मतलब ऐसी बात जिसपे कि यकीन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो। तो उनकी दादी उनको बताती हैं कि जब वो यंग थी तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ गेम्स एंड यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। और वो कहती थी कि जब वो छोटी थी तो वो क्या है खेलती थी बच्चों के साथ, बच्चों की तरह वो बहुत सारे गेम्स खेलती थी। दैट सीम्स क्वाइट एब्सर्ड द undignified on her part and we treat it like fables and of prophets of used to tell us। तो अब वो हमें बताते हैं आगे कि अच्छा ये जो एब्सर्ड का मीनिंग होता है इलॉजिकल एंड अनडिग्निफाइड मीन्स डिसरिस्पेक्टफुल। मीनिंग ऑफ फैबल इज ऐसी स्टोरीज़ होती हैं फेबल्स जो कि हमें मोरल और एथिक्स के बारे में बताती हैं, एक लेसन देती हैं। ये वो कहानियाँ होती हैं कि इन मतलब अनरियलिस्टिक होती हैं, इन पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बचपन में जो हमें कहानियाँ सुनाई जाती हैं वो हमें मोरल तो देती हैं बट हम उन पर बिलीव नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी ही दादी की बातें उन्हें लगती थी जब उनकी दादी उन्हें बताती थी कि वो छोटी थी तो वो बहुत प्रिटी थी, वो बच्चों की तरह खेलती थी, शरारतें करती थी। तो ये सब बातें जो है राइटर को बहुत ही ज़्यादा मतलब अविश्वसनीय लगती थी। उन्हें लगता नहीं था कि उनकी दादी ऐसी भी होंगी और उनको उनकी ये जो बातें हैं ये मतलब संत महात्माओं की तरह लगती थी। मीनिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज संत, जो संत होते हैं महात्मा होते हैं जब वो हमें कोई मोरल देने। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट फैट एंड स्लाइंटी पेंट। अब अपनी दादी के बारे में बताते हैं कि उनकी जो दादी थी वो थोड़ी सी छोटी हाइट की थी, फैट थी यानी मोटी थी और आगे की तरफ वो झुकी रहती थी जिससे कि उनका बैलेंस बना रहे। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल रनिंग फ्रॉम एवरीवर टू एवरीवर। तो अब वो अपनी दादी के फेस के बारे में बताते हैं कि जो उनकी दादी का फेस था वो क्रिस क्रॉस था, मीन्स अ पैटर्न ऑफ इंटरेस्टिंगली स्ट्रेट लाइंस। एक जो इस टाइप का पैटर्न होता है ताना बाना जिसको बोला जाता है, तो इस टाइप से उनके फेस में क्या है हर जगह पे व्रिंकल पड़े हुए थे, हर जगह पे झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। तो इसलिए वो कहते हैं कि मेरी जो दादी है उनका फेस पूरा क्रिस क्रॉस था। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन, वी हैड नॉन हर। तो अब राइटर यहाँ पे बताते हैं कि मतलब उनकी जो दादी थी वो कभी यंग हो ही नहीं सकती, मतलब वो इस बात पे बिलीव कर ही नहीं सकते। मीनिंग ऑफ सर्टेन इज़ श्योर, मतलब वो श्योर थे कि उनकी जो दादी हैं वो ऐसी ही थी क्योंकि वो पिछले 20 सालों से अपनी दादी को ऐसे ही देखते हुए आ रहे थे। तो उन्हें लगता था कि मेरी जो दादी है वो हमेशा से ऐसी ही थी, वो कभी प्रिटी नहीं थी, कभी भी वो बच्ची नहीं थी, कभी भी वो यंग नहीं थी। ओल्ड, सो टेरिबली old that she could not have grown older and had stayed at home age for 20 years, she could not have been pretty। और वो समय के साथ साथ सिर्फ बूढ़ी और बूढ़ी ही होती जा रही थी। तो ऑथर इस बात को यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि वो कभी प्रिटी भी थी और वो 20 ईयर से उन्हें क्या है कंटिन्यू देख रहे थे। एंड शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। और वो अब कहते हैं कि उनकी दादी क्या है प्रिटी तो नहीं है, मतलब इस बात पे वो बिलीव नहीं कर रही कि वो प्रिटी थी कभी, लेकिन वो क्या थी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। अब यहाँ पे जो ऑथर है उन्होंने ब्यूटीफुल और प्रिटी में क्या डिफरेंस बताना चाहते हैं वो, प्रिटी रेफर टू योर अपीयरेंस, जो आपका बाहरी लुक है उसे जो राइटर है यहाँ पे प्रिटी कह रहे हैं उसे रेफर किया है उन्होंने, जो हमारा बाहरी लुक होता है। एंड ब्यूटीफुल रेफर्स टू योर इंटरनल ब्यूटी,
ब्यूटीफुल को उन्होंने इंटरनल ब्यूटी से रेफ़र किया है, जो हमारे हार्ट की, हमारे मन की जो सुंदरता होती है, खूबसूरती होती है। तो वो कहते हैं कि मेरी दादी प्रिटी तो नहीं थी, लेकिन वो सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। She hopped about the house in a spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beats of her rosary. So, meaning of hobble means होता है walked in a backward way. And meaning of spotless is she wore clean and white colored dress. So spotless is refer to white colored dress. तो उनकी जो दादी थी वो बहुत ही अजीब सी चाल में, मतलब हॉबल जो उनकी चाल थी उसमें वो चलती थी और उन्होंने स्पॉटलेस वाइट कलर की ड्रेस पहनी होती थी, यानी कि हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनली जो पहना जाता है जब कोई लेडी विडो हो जाती है तो वाइट कलर के कपड़े पहनती है, तो उनकी दादी भी वैसे ही कपड़े पहनती थी। और स्टूप मीन्स होता है बैंड वंस बॉडी फॉरवर्ड, तो अपनी जो बॉडी को वो फॉरवर्ड रखती थी, आगे की तरफ झुका के रखती थी जिससे कि वो अपनी बॉडी को बैलेंस कर पाएँ। एंड मीनिंग ऑफ रोजरी मीन्स होता है a sharing to bands for keeping count of numbers for chants made of a religious prayer। तो वो अपने हाथों में हमेशा एक माला को लेके रखती थी और उसमें जो मंत्र होते हैं उनका जाप करती रहती थी, एक माला को अपने हाथ में लेके। तो अपनी दादी के बारे में बताते हैं कि वो वाइट कलर के कपड़े पहनती थी और एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सी चाल में वो चलती थी, उनकी बॉडी आगे की तरफ झुकी हुई थी और वो हर टाइम क्या है मंत्र पढ़ती रहती थी। Her silver locks, very scared untidily over her pale and puckered face, her lips constantly move in inaudible prayer। और उनके जो हेयर थे, सिल्वर लॉक्स रेफर टू वाइट हेयर, उनके जो वाइट और ग्रे कलर के जो हेयर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा अनटाइडी होते थे। अनटाइडी यानी अच्छे से नहीं बने होते थे या अच्छे से कंघी नहीं किए होते थे। और उनका जो फेस था, उनके जो लिप्स थे वो क्या है हमेशा मूव होते रहते थे। एक इनऑडिबल प्रेयर मतलब ऐसी प्रेयर, ऐसी वॉइस अनेबल टू बी हर्ड, जिसे सुना नहीं जा सकता, सिर्फ वो अपने मुंह के अंदर जो है उनको बड़बड़ाती रहती थी एक प्रेयर को। तो इस तरह की प्रेयर वो करती थी जिसे कि सुना नहीं जा सकता था। शी वॉज लाइक अ विंटर लैंडस्केप इन द मॉर्निंग एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। तो वो बताते हैं कि मीनिंग ऑफ सेरेनिटी इज द स्टेट ऑफ बीइंग पीसफुल एंड काम, शांत होना, एक शांत स्वभाव होना। अब राइटर यहाँ पे ये बता रहे हैं कि उनकी जो दादी माँ थी बहुत सुंदर वो क्यों थी, उन्होंने इतना ब्यूटीफुल क्यों बताया है, क्योंकि जैसे कि आप कभी पहाड़ों पे गए होंगे, वहाँ सर्दियों के मौसम में बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ पड़ी होती है, एकदम वाइट कलर की सीनरी देखने के लिए मिलती है, उसे देखकर मन को बहुत शांति का एहसास होता है। तो वो कहते कि उनकी जो दादी थी वो भी ऐसी ही थी, बिल्कुल उस सीनरी की तरह, क्योंकि उनका जो नेचर था बहुत ही सेटिस्फाइड था, बहुत ही शांत स्वभाव की वो थी। उन्हें देखकर दूसरे को भी बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती थी, तो इसलिए वो कहते हैं कि उनकी जो दादी थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड। वो बताते हैं कि मेरी जो दादी माँ थी और मैं बहुत ही अच्छे दोस्त थे बचपन में। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर वैन दे वेंट टू लिव इन सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। तो उनके जो पेरेंट्स थे राइटर के, वो उनको उनकी दादी के पास छोड़ गए थे और वो खुद सिटी में रहते थे और राइटर की दादी साथ में रहा करते थे। शी यूज़ टू वॉक अप मी इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। और वो मुझे रोज़ सुबह उठाती थी और मुझे स्कूल के लिए रेडी भी करती थी। शी हैड अ मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस sing song while she bathed and dressed me in a hope that I would listen and get to know it by heart। और वो क्या है, जब मुझे वो स्कूल के लिए रेडी करती थी, वो मुझे नहलाती थी, मुझे ड्रेस्ड करती थी, तैयार करती थी, तो उनकी जो पोएम होती, उनकी जो प्रेयर थी उसको वो बोलती रहती थी। मोनोटोनस मीन्स होता है डल एंड बोरिंग, एक ऐसी टोन जो बहुत ही डल लगती है और आपका इंटरेस्ट नहीं होता उसे सुनने में। ऐसी ही प्रेयर वो क्या है अपने मुंह के अंदर उसको मोनोटोनस करती रहती थी, उस प्रेयर को बोलती रहती थी। तो राइटर को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता था उस पोएम को सुनने में। तो फिर वो आगे बताते हैं कि दैट आई वुड लिसन गेट टू नो इट बाय हार्ट। और वो चाहती थी कि मैं इस प्रेयर को सुनूं और उसको समझूं और उसके बाद मैं भी प्रे करना स्टार्ट कर दूं। होते हैं ना बच्चे, उन्हें प्रेयर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उन्हें अपनी दादी की आवाज़ तो पसंद थी लेकिन उन्हें इसे लर्न करना कभी भी अच्छा नहीं लगता था।
आई लिसन बिकॉज आई लव हर वॉइस बट नेवर बोदर टू लर्न इट। तो उन्होंने कहा कि मैं उस प्रेयर को सुनता ज़रूर था क्योंकि मुझे अपनी दादी की आवाज़ अच्छी लगती थी, लेकिन मैंने कभी भी उसको लर्न करने की कोशिश नहीं की। Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tinny earthen ink pot, and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me। तो उसके बाद वो बताते हैं कि उनकी दादी उनके स्कूल जाने के लिए कुछ तैयारियां करती थी। तो फेच मीन्स होता है गेट, एंड स्लेट अ फ्लैट प्लेट ऑफ स्लेट फॉर्मली यूज फॉर राइटिंग ऑन। पहले के टाइम में नोटबुक्स और पेन नहीं हुआ करते थे, तो वो जो उनकी दादी थी वो उनको एक स्लेट देती थी, उसको वो अच्छे से वॉश करके रखती थी और उसको प्लास्टर्ड करके रखती थी। प्लास्टर्ड मीन्स कवर्ड विद अ लेयर ऑफ प्लास्टिक, और उसे बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना के एक येलो कलर का चॉक उनको देती थी और एक मिट्टी का इंक पॉट उन्हें देती थी। जैसे कि कुम्हार जो होते हैं मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो वैसे ही एक इंक पॉट होता था छोटा सा, वो उनकी दादी उन्हें देती थी और इन सबको वो एक बंडल में बांध के उनके हाथ में रोज़ देती थी। After breakfast of a thick stale chapati with a little butter sugar sprayed on it, I went to school. She carried several slate chapatis with for the village's dog। और उसके बाद वो बताते हैं कि वो जब सुबह ब्रेकफास्ट करते थे, वो कैसा ब्रेकफास्ट करते थे। वो ब्रेकफास्ट में एक थिक यानी मोटी सी बासी चपाती जो होती है रोटी, उसको खाते थे। उसमें बटर लगा होता था और शुगर उसमें चारों तरफ फैलाया होता था। तो वो ऐसा ब्रेकफास्ट करके वो स्कूल जाते थे और उनकी दादी जो है कुछ स्टेल चपातीज़ यानी कुछ बासी चपातीज़ अपने साथ ले लेती थी, क्योंकि रास्ते में जो गाँव के जो डॉग्स होते थे, कुत्ते होते थे, वो उन्हें रास्ते में मिलते थे, तो उनकी दादी उन कुत्तों को भी वो रोटियाँ खिलाया करती थी, जो कि राइटर बासी रोटी खा के और उस पर मक्खन लगा के उसको खा के स्कूल जाते थे। तो वैसी ही रोटियां उनकी दादी रास्ते में कुत्तों के लिए भी ले जाती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। अब पुराने ज़माने में जो स्कूल होते थे उनकी सेपरेट अलग से बिल्डिंग नहीं होती थी, किसी भी मंदिर के किसी कमरे में या किसी धर्मशाला के कमरे में क्या है स्कूल को चलाया जाता था। तो ऐसे ही उनका जो स्कूल था, वो कहते हैं कि मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल आती थी क्योंकि स्कूल जो था वो मंदिर से ही अटैच था। द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। और जो वहाँ पे प्रिस्ट थे वो हमें अल्फ़ाबेट सिखाते थे और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे। When the children sat in the rows either side of veranda singing the alphabets or the prayer in chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures। सो वरांडा इज़ अ कोर्टयार्ड, एक जो खुली सी जगह होती है बैठने की। तो मंदिर में जो उनका स्कूल था, जो अटैच था उनका स्कूल, वहाँ पे वो सब बच्चे बैठे होते थे वरांडा में और वो सिंगिंग कर रहे होते थे अल्फ़ाबेट की, और मॉर्निंग प्रेयर उनको वहाँ पे सिखाई जाती थी। और उनकी जो ग्रैंडमदर थी वो मंदिर में अंदर की तरफ बैठ के वो स्क्रिप्चर्स, कोई धार्मिक जो बुक्स होती हैं उन्हें रीड कर रही होती थी। स्क्रिप्चर्स मीन्स द स्केयर राइटिंग ऑफ अ रिलीजन। तो इस टाइप की बुक्स वो रीड वहाँ पे कर रही होती थी। वी बोथ हैड फिनिश, जब उन दोनों का वर्क फिनिश हो जाता था, दे वुड वॉक बैक टुगेदर। उसके बाद वो क्या है घर साथ में वापस आने लगते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट टू एट द टेम्पल डोर। इस टाइम पे जो गाँव के जो डॉग्स थे वो उन्हें टेम्पल के डोर पर मिलते थे। दे फॉलो अस, वो उनका पीछा करते थे, उनके पीछे पीछे आते थे। टू अवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर एंड फॉर द चपातीज़ वी थ्रू टू डैम। तो वो उनका पीछा कर रहे होते थे और आपस में फाइट कर रहे होते थे। ग्राउलिंग मीन्स ऑफ ग्राउलिंग मेकिंग अ लो गटरलिंग साउंड इन अ थ्रोट। जो डॉग्स होते हैं वो अपने गले में एक अजीब सा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उसे ग्राउलिंग कहा जाता है। तो और चपातीज़ के लिए, जो चपातीज़ उनके लिए खाने के लिए फेंकी जाती थी, उसके लिए वो आपस में फ़ाइट कर रहे होते थे। वेन माई पेरेंट्स वर कम्फर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, और उनके जब पेरेंट्स जो हैं शहर में अच्छे से सेटल हो गए, दे सेंट फॉर अस, और वो उन्होंने क्या है अपने इनको राइटर और उनकी जो ग्रैंड मदर थी उन्हें भी अपने साथ ही वहाँ पे बुला लिया। दैट वॉज टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप, और ये हमारी फ्रेंडशिप के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। मतलब यहाँ से जो हमारी फ्रेंडशिप थी वो काफ़ी हद तक बदल चुकी थी। ऑल्सो वी शेयर्ड द सेम रूम, वहाँ भी क्या है हम सेम, एक ही कमरा था हमारा, हम उसी कमरे को शेयर करते थे, एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कम टू स्कूल विद मी। अब जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो उनके साथ स्कूल नहीं आती थी, जैसा कि गांव में उनकी ग्रैंड मदर उनको स्कूल लेने भी जाती थी और छोड़ने भी जाती थी, तो अब ऐसा नहीं था।
आई यूज़ टू गो एन इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस, और अब वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते थे, वो एक बस से जाते थे। देयर वॉज नो डॉग्स इन स्ट्रीट्स टू लुक फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ द सिटी हाउस। तो अब वहाँ पे क्या है, कोई डॉग्स नहीं थे। गांव में जैसे डॉग्स को वो चपातीस खिलाती थी, अब यहाँ पे कोई डॉग्स नहीं थे। अब वो क्या है, घर के जो सिटी में जो घर था उसके कोर्टयार्ड में, उसके वरांडा में बैठ के वो स्पैरोज को ब्रेड खिलाती थी, दाना खिलाती थी, उनको फीड करवाती थी। एज द ईयर रोल्ड बाय we saw less of each other. For some, she counted to walk up to get me ready for school. As the year rolled by means टाइम जो है पास होता गया, बीतता गया, तो उनका क्या है, एक दूसरे से बातचीत करना कम होता गया। फॉर सम टाइम इज़ कंटिन्यूड वेकअप मी एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और वो मुझे स्कूल के लिए पहले रेडी करती थी और स्कूल भेजती थी। लेकिन अब क्या है, अब हमारी जो बातचीत थी वो कम हो गई थी, और वो जो राइटर है वो भी अपनी स्टडी में, अपने स्कूल में बिजी हो गए थे, और दादी ने भी अपने आप को दूसरे कामों में बिजी कर लिया था। व्हेन आई केम बैक शी शुड आस्क मी व्हाट इज टीचर हैड टॉट मी, और जब वो स्कूल से घर आते थे तो उनकी दादी उनसे पूछती थी कि टीचर ने आज तुम्हें क्या पढ़ाया। I would tell her English words, a little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, द वर्ल्ड बिंग राउंड etc। तो जब उनकी दादी उनसे पूछती थी कि आज तुम्हारी टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया, तो मैं उन्हें बताता था कि इंग्लिश के वर्ड्स पढ़ाए, वेस्टर्न साइंस ऑफ लर्निंग ये पढ़ाया, और लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ाया, आर्किमिडीज वगैरह वगैरह। मतलब ये चीज़ें मुझे स्कूल में पढ़ाई गई जो कि दादी की समझ में बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो शुरू शुरू में वो ऐसे इंटरेक्ट करते थे एक दूसरे से। दिस मेड हर अनहैप्पी, तो ये सब क्या है, उनको अनहैप्पी करता था, उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता था। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, और अब वो मेरे लेसन्स को पढ़ाने में मतलब मेरी हेल्प नहीं कर सकती थी जैसा कि वो गाँव में किया करती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दैट दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। तो दादी को ये चीज़ बहुत अनहैप्पी करती थी, उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि स्कूल में क्या है, सिर्फ इंग्लिश और इंग्लिश के सब्जेक्ट ही पढ़ाए जाते हैं, वहाँ पे कोई भी प्रेयर या भगवान के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, स्क्रिप्चर्स के जो धार्मिक बुक्स हमारी होती हैं उनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता। तो ये चीज़ उन्हें बहुत ही अनहैप्पी करती थी। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वो क्या बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी इस चीज़ को लेके। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन, तो एक दिन उन्होंने अपनी दादी को बताया कि हमें स्कूल में म्यूज़िक सिखाया जाएगा या म्यूज़िक सिखाया जा रहा है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। टू अ म्यूज़िक हैड ल्यूज एसोसिएशन मीन्स इंडिसेंट और ऑब्सेंस, मतलब ऐसी चीज़ जिसे अच्छा नहीं माना जाता सोसाइटी में। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हर्ट्रोल्स बेगर्स एंड नॉट मीन्स फॉर जेंटल फॉक। मीनिंग ऑफ जेंटल फॉक इज पीपल ऑफ नॉबल बर्थ, मतलब जो अच्छे घरों के जो लोग होते हैं उन्हें जेंटल फॉक कहा जाता है। तो दादी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, वो बहुत डिस्टर्ब हो गई ये सुन के कि स्कूल में क्या है, म्यूज़िक लेसन पढ़ाया गया, और ये काम उनकी नज़रों में अच्छा नहीं था। ये जो काम था ये बेगर्स का था, और जो गरीब लोग होते थे उनका ये काम होता था कि वो गाने गा के पैसे कमाते थे, तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि अच्छे घरों के लोगों का काम नहीं है। शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट हर साइलेंस मीट डिसअप्रूवल, तो उनकी जो साइलेंट थी वो क्या है, सब कुछ बता रही थी। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और इसके बाद वो मुझसे बहुत कम बात करती थी जब से ऑथर ने उन्हें ये बताया था। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, उसके बाद जब ऑथर यूनिवर्सिटी चले गए, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, उसके बाद मेरा क्या है, मुझे खुद का ओन रूम मिल गया था रहने के लिए, वो दादी के साथ नहीं रहते थे। द कॉमन लिंक टू फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, तो उसके बाद जो उनका दादी के साथ जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का वो टूट चुका था। मीनिंग ऑफ स्नैप इज ब्रेक सडनली एंड कम्प्लीटली। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन विद रेजिग्नेशन। मीनिंग ऑफ सेक्लूशन द स्टेट ऑफ बीइंग प्राइवेट एंड अवे फ्रॉम पीपल, मतलब बिल्कुल अलग रहना लोगों से। with resignation, meaning of resignation, the grandmother accepted a lonely life as accepted the separation from her grandson without objection, मतलब उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था विदाउट ऑब्जेक्शन के कि अब क्या है वो ऐसे ही रहेंगी, क्योंकि उनका जो ग्रैंडसन था वो यूनिवर्सिटी चला गया था और अब वो अकेले ही रहती थी, तो उन्हें ये अकेलापन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था इसको। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन फ्रॉम सनराइज to sunset, the by the wheel spinning and reciting prayer.
तो उसके बाद वो उनका जो स्पिनिंग व्हील था, व्हाट इज स्पिनिंग व्हील? स्पिनिंग व्हील इज अ हाउस होल्ड मशीन विद अ व्हील अटैच टू इट फॉर स्पिनिंग यार्न। यू कैन सी इन दिस पिक्चर स्पिनिंग व्हील। तो ये एक हाउस होल्ड मशीन होती है, इसमें कॉटन से यार्न बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है। तो जो ऑथर है उनकी दादी भी ने भी खुद को इसी काम में बिजी कर लिया था। वो स्पिनिंग व्हील लेके सुबह से शाम तक बैठी होती थी और वो इस पे कॉटन से यार्न बना रही होती थी, धागा बना रही होती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी इज रिलैक्सिंग फॉर अ वाइल टू बेड टू फीड द स्पैरोज। और सिर्फ वो रिलैक्स करती थी दिन में, जब वो स्पैरोज को फीड करा रही होती थी, उनको दाना खिला रही होती थी, सिर्फ उसी टाइम वो वरांडा में बैठती थी और वहाँ पे स्पैरोज को फीड कराती थी। वाइल शी सैट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बाइट्स, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर creating a verbal blendum of chirruping. So meaning of chirruping, chirruping is a नॉइज़ ऑफ अ लिटिल बर्ड। एक छोटी सी बर्ड होती है, उसको बहुत सारी जो बर्ड्स वहाँ पे आ जाती थी वो साउंड करने लगती थी, तो चिरोपिंग कहा जाता है। तो जो उनकी ग्रैंड मदर है वो अपने वरांडा में बैठ के जो ब्रेड्स होता है उनके छोटे छोटे से बाइट्स करती थी, छोटे छोटे टुकड़े उनके करती थी और वो हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स वहाँ पे कलेक्ट हो जाती थी और वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती थी उनको देख के। एंड सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ तो उनके सर पर बैठी होती थी। शी स्माइल बट नेवर स्टूड दैम अवे, वो स्माइल करती थी लेकिन वो कभी भी उनको हटाती नहीं थी, मतलब अपने आसपास से उनको भगाती नहीं थी। शी यूज टू बी हैप्पीस्ट हाफ आवर ऑफ द डे ऑफ हर, और ये जो हाफ एन आवर उनकी पूरे दिन भर का जो था जबकि वो स्पैरोज को ब्रेड खिलाती थी तोड़ तोड़ के, ये बहुत ही ज़्यादा हैप्पीस्ट था उनके पूरे दिन में। ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा जो टाइम होता है उसका ये पार्ट था। When I decided to go abroad the future for future study, उसके बाद जो उन्होंने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर स्टडी के लिए विदेश जाएंगे, अब्रॉड जाएंगे, आई श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। तो फिर वो कहते कि मुझे पता था, मतलब मैं जानता था इस बात को, मैं श्योर था कि मेरी जो ग्रैंड मदर हैं वो बहुत अपसेट हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, तो मैं 5 years के लिए यहाँ से जा रहा था। एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी जो एज थी, मेरी जो दादी हैं उनकी एज इतनी ज़्यादा थी कि मुझे पता भी नहीं था कि जब मैं अब्रॉड से वापस आऊँगा तो मैं उनको दोबारा देख भी पाऊँगा या नहीं, क्योंकि मैं 5 सालों के लिए जा रहा था और मैं पूरे 5 साल बाद ही वापस आता। तो मुझे उनकी जो एज मतलब थी उससे देख के मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था मैं उनको दोबारा देख भी पाऊँगा। बट माई ग्रैंड मदर गुड, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, लेकिन जो मेरी ग्रैंड मदर थी उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि उन्हें यकीन था कि वो क्या है, मतलब दोबारा से मिलेंगी मुझसे या वो मुझे देख पाएंगी। एंड मीनिंग ऑफ सेंटिमेंटल इज अ फीलिंग ऑफ सैडनेस और टेंडरनेस एंड इमोशनल फीलिंग। एक इमोशनल फीलिंग होती है सेंटिमेंटल। तो दादी क्या है, बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं थी। जैसा कि मुझे लग रहा था कि दादी अपसेट हो जाएंगी, तो दादी ने बिल्कुल भी वैसा रिएक्ट नहीं किया। एंड शी कम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक टू शो एनी इमोशन, और वो मुझे क्या है रेलवे स्टेशन तक छोड़ने भी आई, लेकिन उन्होंने कोई भी इमोशन अपने फेस पे शो नहीं किया, जैसा कि ऑथर सोच रहे थे कि उनकी दादी क्या है परेशान हो जाएंगी, दुखी हो जाएंगी कि वो अब्रॉड जा रहे हैं 5 years के लिए। शी हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, और उनके जो लिप्स थे वो अभी भी प्रेयर ही रिसाइव कर रहे थे, प्रेयर ही मूव कर रहे थे। हर माइंड वर लॉस्ट इन प्रेयर, उनका जो माइंड था वो पूरा का पूरा प्रेयर में ही डूबा हुआ था, क्योंकि वो हर टाइम प्रेयर ही करती होती थी। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी जो फिंगर्स थी वो बिजी थी। बीट्स, मीनिंग ऑफ बीट्स इज मोती। एक जो रुद्राक्ष की माला होती है उसमें जो बीट्स होते हैं, मोती होते हैं, और उनकी जो फिंगर्स थी वो उनमें बिजी थी, उनको काउंट करने में, मतलब मंत्र को पढ़ने में। और उन्हें साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट चेरिस्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट्स अ परहैप्स लार्ज साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। सो मीनिंग ऑफ चेरिस्ड, होल्ड समथिंग डियर, मतलब जो बहुत ही प्यारा लगता हो उसे चेरिस्ड कहा जाता है। एंड मॉइस्ट, मॉइस्ट मीन्स होता है वेट या गीलापन जिसे कह सकते हैं। तो उनकी दादी ने जब उनको उनके फॉरहेड पे किस किया तो वो जो किस करने के बाद जो गीलापन था वो ऑथर के मन को छू गया बिल्कुल, क्योंकि ये उनकी दादी के बीच लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट था, और उनको लग रहा था कि अब जब वो फॉरेन से वापस आएंगे तो वो पता नहीं अपनी दादी को देख भी पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। But that was not so. After 5 years, I came back home and was meet my her
बाय हर एट द स्टेशन। और लेकिन जब 5 ईयर बाद ऑथर जब वापस आए तो वो अपनी दादी से मिले और वो स्टेशन पे उनको लेने भी आई थी। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। और वो बिल्कुल भी मतलब जितना वो जैसा वो उनको देख के गए थे वो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी। वो एक भी दिन ज़्यादा बूढ़ी नहीं हुई थी, वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि वो 5 साल पहले उन्हें देख के गए थे। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। और अभी भी क्या है वो कुछ बोली नहीं, बिल्कुल साइलेंट थी। उन्होंने सिर्फ मुझे प्यार से अपने गले से लगाया और अभी भी वो क्या है प्रेयर को ही रिसाइट कर रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल। और जब फर्स्ट डे था, जो ऑथर हैं वो जब घर वापस आए थे तो दादी बहुत ज़्यादा खुश थी उस दिन। तो उन्होंने अपने मोमेंट स्पैरोज के साथ स्पेंड किए थे। With her sparrows, whom she fed longer with his previous rebukes. Meaning of previous rebukes, light-hearted scolding, यानी प्यार से डांटना। जब हम किसी से प्यार करते हैं, बच्चों से या जो हमारे पेट होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, हम तो प्यार से उनको थोड़ा सा डांटते भी हैं। तो दादी क्या करती, स्पैरोज के साथ वो वरांडा में बैठी थी और उन्हें प्यार से डांट रही थी और दाना भी खिला रही थी। इन द इवनिंग अ चीज कम ओवर हर। और जब शाम, एक दिन क्या है शाम को उनके बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज होने लगा। शी डिड नॉट प्रे। उस दिन वो प्रे भी नहीं कर रही थी। शी कलेक्ट द वुमेन ऑफ द नेबरहुड। उन्होंने नेबरहुड की जो वीमेंस थी उनको कलेक्ट कर लिया था। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। और उन्होंने उस कलेक्ट कर लिया था वुमेंस को और वहाँ पे वो एक पुराना सा ड्रम लेके उसको बजा रही थी और सिंग कर रही थी। फॉर सेवरल आवर्स शी ड्रम डस्ट and skin off the dilapidated drums and sang of the homecoming warriors। तो उसके बाद वो क्या है अपने उस ड्रम को बजाती गई। थम्प्ड मीन्स टू हिट समथिंग, स्टैगिंग मीन्स टेकिंग डाउनवर्ड्स, मतलब अंदर की तरफ धकेलना। तो वो जो है वो ड्रम इतना पुराना था, बहुत पुराना वो ड्रम हो चुका था, तो उसको क्या है ज़ोर ज़ोर से बजा रही थी और जो वीर लोग होते हैं उनकी जो महानता होती है उसकी वो गुणगान कर रही थी, सिंग कर रही थी। वी हैड टू प्रिस्यूड हर टू स्टॉप अवॉइड ओवरस्टैंडिंग। तो उसके बाद मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने दादी को ये सब करने के लिए, मीनिंग ऑफ प्रोड्यूस इज टू रिक्वेस्ट समथिंग, मतलब दादी से रिक्वेस्ट किया कि वो ये सब ना करें मेरे पेरेंट्स ने। और मैंने भी दादी से रिक्वेस्ट किया कि ये सब बंद करने के लिए, क्योंकि राइटर और उनकी फैमिली दादी को जब ये सब रिक्वेस्ट कर रहे थे, ये मना कर रहे थे, क्योंकि अब ये ढोल बजाना बंद कर दो, इतनी ज़ोर ज़ोर से गाने गाना बंद कर दो क्योंकि आप थक जाओगे। ऑब्वियसली वो इतनी बूढ़ी थी, वो एक्सर्ट करेंगी, वो इतना एक्सर्ट नहीं कर सकती थी, वो थक जाएंगी। पहली बार ऑथर अब बताते हैं कि पहली बार उन्होंने ऐसे देखा कि वो पूजा नहीं कर रही हैं बल्कि उसके अलावा वो कोई और काम कर रही हैं। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा उन्हें स्ट्रेंज लग रही थी क्योंकि इतने सालों में उन्होंने अपनी दादी को सिर्फ प्रे करने के अलावा और कोई भी काम करते हुए उन्होंने नहीं देखा था, इसलिए ये सब उन्हें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा था। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। और अगली सुबह वो क्या थी, बीमार हो गई थी। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, उन्हें हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस इट विल फॉलो वुड गो। तो उसने डॉक्टर आया, उसने कहा कि क्या है ये ठीक हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। लेकिन जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो मतलब उनका जो कहना था वो बिल्कुल अलग था, बिल्कुल डिफरेंटली वो कह रही थी। शी टोल्ड अस हर एंड वॉज नियर। तो उन्होंने कहा कि मेरा जो अंत है वो क्या है, अब नज़दीक है। मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि अब उनकी डेथ होने वाली है। शी सेड दैट, उन्होंने ऐसा कहा। Since only a few hours before the close of last chapter of life, she had omitted to pray. She was not going to waste any time more टॉकिंग टू अस। तो उसके बाद जब उन्हें लगा कि उनकी जो लाइफ है उसका लास्ट चैप्टर भी अब क्लोज होने वाला है, अब वो ज़्यादा नहीं जिएंगी, तो उन्होंने अपना जो टाइम है वो हमारे साथ बातें करने में वेस्ट करना ठीक नहीं समझा। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर और प्रोटेस्ट। हमने क्या उन्हें प्रोटेस्ट करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने हमारा जो प्रोटेस्ट था उसको इग्नोर किया। एंड शी ले पेसफुली इन द बेड प्रेइंग टू टेलिंग हर बीट्स। और उसके बाद वो क्या अपने बेड पर बिल्कुल पेसफुली तरीके से शांति से लेटी रहीं और क्या है अब वो जो प्रेयर था उसको वो बोलती गई और जो बीट्स थे उनको काउंट करती गई। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनकी जब मतलब थोड़ा सा टाइम बीत गया था उसके बाद वो क्या है स्टॉप हो गई, उनकी जो फिंगर्स थी वो लाइफलेस हो गई, मतलब उनके फिंगर्स में अब जान नहीं बची थी। इट मीन्स उनकी डेथ हो चुकी थी। अब पेसफुल पलर स्प्रेड ऑन आवर फेस एंड वी न्यू दैट
शी वॉज डेड। और एक पेस्टफुल पैलर मीन्स होता है एक पीलापन सा, एक मुरझाया हुआ सा चेहरा हमने उनका देखा और अब हम समझ चुके थे कि उनकी डेथ हो चुकी है। वी लिफ्टेड हर ऑफ ऑन अ बेड एंड as is customary laid to the ground and covered with the red short। तो उसके बाद इनके कस्टम में था कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसको ग्राउंड पे लिटा दिया जाता है और रेड कलर के कपड़े से उसको कवर कर दिया जाता है। तो उनकी दादी को भी ऐसे ही रेड कलर के कपड़े से कवर कर दिया गया था, ऐसा ऑथर यहाँ पे बताते हैं। तो अब उन्हें पता लग चुका था उनकी जो दादी हैं उनकी डेथ हो चुकी है। After a few hours of mirroring, we left her alone to make arrangement for her funeral। तो mirroring मीन्स होता है दुख जताना, funeral मीन्स होता है जो डेड बॉडी होती है उसको जलाना। तो कुछ घंटों के मतलब जब हम दुखी थे सब, तो कुछ घंटों के बाद उसके हमने क्या है उस डेड बॉडी के फ्यूनरल करने के लिए अरेंजमेंट्स शुरू किए। In the evening we went to her room with a crude stretcher to take to the cremated। Meaning of cremated is dispose ऑफ और बर्न अ बॉडी आफ्टर इट इज़ डेड। जब कोई जिसकी डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी को क्या किया जाता है, क्रिमेट किया जाता है, जलाया जाता है। तो इसके लिए वो उनके रूम में गए, उनको एक स्ट्रेचर लेके, होममेड स्ट्रेचर था उसको लेके गए। द सन वॉज सेटिंग, तो सन क्या था, सेट हो रहा था, ढल रहा था सूरज। एंड हैड लिट हर रूम टू वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। तो जब सनसेट होता है तो उसमें से बहुत ज़्यादा जो लाइट आ रही होती है बिल्कुल रेड कलर की। इट इज़ अ लार्ज बर्निंग फायर। तो वो लाइट जो है वरांडा में आ रही थी। वे स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड। तो फिर वो लोग क्या है वरांडा में थोड़ी देर के लिए रुक गए, जो कोर्टयार्ड था। ऑल ओवर द वरांडा एंड हर रूम राइट अप टू वे शी ले दैट स्ट्रिप wrapped in a red surround and thousands of sparrows all scattered on the floor। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्हें वरांडा में उन्होंने लेटा दिया, उनकी जो डेड बॉडी थी वहाँ पे वो लोग रुक गए थे, ऑथर के पेरेंट्स और ऑथर। तो वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ जो स्पैरोज थी वो वहाँ पे आ गई थी और स्कैटर्ड कर रही थी। मतलब इट मीन्स उन्हें भी पता लग गया था, उन्होंने भी फील कर लिया था कि जो दादी हैं अब वो इस दुनिया में नहीं है। और वो बहुत ही ज़्यादा चिरुपिंग कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ कर रही थी वहाँ पे। वी फील सॉरी फॉर बर्ड्स एंड माई मदर फीस सम ब्रेड फॉर दैम। तो हमें क्या है उन बर्ड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था कि वो क्या है दादी को याद कर रही थी, और मेरी मदर ने उनको ब्रेड के टुकड़े दिए जैसे कि दादी दिया करती थी। तो मतलब मेरी मदर को लगा कि वो भूखी हैं, वो खाने के लिए आई, क्योंकि दादी उनको ब्रेड के टुकड़े खिलाया करती थी। तो उन्होंने ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस किए और उन स्पैरोज़ के आगे उनको डाल दिया। देन शी ब्रोक इट इंटू लिटिल क्रम्स। उन्होंने उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा मेरी मदर ने। द वे माई ग्रैंड मदर, जैसा कि मेरी ग्रैंड मदर किया करती थी। एंड यूज्ड टू एंड थ्रो इट टू दैम, और उसके बाद उन्होंने उनको थ्रो कर दिया, उन स्पैरोज़ के आगे उन्हें फेंक दिया। द स्पैरोज़ टुक नो नोटिस टू द ब्रेड। जो स्पैरोज़ थी उन्होंने उस ब्रेड को नोटिस नहीं किया, मतलब उन्होंने ब्रेड्स की तरफ देखा भी नहीं। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर क्रूप्स ऑफ, और ऐसा लग रहा था कि वो क्या है क्राइड कर रही हैं, रो रही हैं। किसके लिए, ग्रैंड मदर के लिए। मतलब यहाँ पे इतनी ज़्यादा डीपली इस फीलिंग को बताया गया है कि जो एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होती हैं, वो भी क्या है उनके अंदर भी फीलिंग्स होती हैं। इट मीन्स उनको भी ये रियलाइज़ हो गया था, ये एहसास उनको हो गया था कि दादी क्या है अब उनकी डेथ हो चुकी है। दे फ्लू अवे क्विकली, और वो वहाँ से क्या है उड़ गई। उन्होंने वो जो ब्रेड थे वो नहीं खाए, वो वहाँ से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वीप द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो जो ब्रेड के जो पीसेस थे, जो छोटे छोटे टुकड़े थे, वो स्वीपर ने क्या है उनको साफ करके डस्टबिन में डाल दिया। मतलब बर्ड्स ने, स्पैरोज़ ने वो ब्रेड के टुकड़े नहीं खाए थे। तो यहाँ पे ऑथर ने अपने उनके जो हर्ट के डीप फीलिंग थी उन्हें हमारे साथ शेयर किया है। तो इसके साथ ही वी कम टू द एंड in the story, a very heart-touching story of the relationship of the writer and his grandmother. I hope you like this video. For many more videos, please do subscribe to our channel. If you have any question or comment, so please feel free to write in comment section. And for watching more videos, please do subscribe to our channel, Learning Center. Goodbye.